अलग फंड होना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, हमने जो बिल्डिंग के लिए डोनेशंस रिसीव की है उसको हम अलग एक फंड में डालेंगे। ठीक है, सपोज करो डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की डोनेशन बिल्डिंग के लिए आ गई। ठीक है, क्या एंट्री होगी इसकी? जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। हमने एक फंड क्रिएट किया, ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए हमने इसमें ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो हमने डोनेशन फॉर बिल्डिंग को इनकम ना समझते हुए इसको फंड में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब हमने एक फंड क्रिएट किया है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट पर? हमारे पास बिल्डिंग फंड आ जाएगा। बिल्डिंग फंड कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का बिल्डिंग फंड आ गया हमारे पास। ठीक है, और बैंक में पैसे कितने हो जाएंगे? 15 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपए का आ गया जो हमने लायबिलिटी में शो कर दिया, और 15 लाख रुपए बैंक में हमारे पास हो गए टोटल। ठीक है, अब जब हम बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, जब हम बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? तो खर्चे होंगे हमारे। ये खर्चे हम कहाँ से माइनस करेंगे बताओ? बिल्डिंग फंड से। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये खर्चे हम बिल्डिंग फंड से माइनस करेंगे। चलो, अब होता क्या है बेटा, बिल्डिंग कोई 2 दिन में या 1 साल में तो बनती नहीं है, इसमें टाइम लगता है बनने में। तो सपोज करो 31 मार्च तक, अप टू 31 मार्च, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो एक्सपेंडिचर हुआ है बिल्डिंग पर, एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, ये हुए हैं 8 लाख रुपए के। 8 लाख रुपए के बिल्डिंग पर एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, अब ये जो खर्चे हुए हैं ये क्या होगा? ये क्या एंट्री होगी इन खर्चों की? इनकी एंट्री होगी, ये बिल्डिंग फंड में से माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग। हमने माइनस किया कितना? 8 लाख। ठीक है, तो ये बचा 2 लाख। ठीक है, अब जब ये 8 लाख रुपए के खर्चे भी हुए होंगे तो बैंक में से पैसे कम हो गए होंगे, तो बैंक में अब कितना पैसा बचा होगा? 15 में से 8 माइनस कर दो, 7 लाख बचा होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने बिल्डिंग में खर्चा किया होगा तो इसके साथ क्या हुआ होगा? हमारे पास बिल्डिंग भी आ गई होगी, कंप्लीट बिल्डिंग नहीं है लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होगी, उसको हम बोलेंगे बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स्ड एसेट क्रिएट हो रहा है हमारा, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितना? 8 लाख रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, याद रखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है? हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, या फिर कोई हमारा नया एसेट क्रिएट हुआ था, तो हमने हमारा नया एसेट क्रिएट हो गया 8 लाख रुपए का। सर बैलेंस शीट तो मैच की नहीं। हाँ, बैलेंस शीट अभी मैच नहीं की क्योंकि ये जो हमने 8 लाख रुपए इस फंड से राइट ऑफ किए हैं, ये 8 लाख हमारी किसका पार्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल फंड का पार्ट, और ये कैपिटल फंड हो जाएगा 13 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए हमारे बिल्डिंग फंड में बचे हुए हैं, तो टोटल हो जाएगा 15 लाख। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे, अब इसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, क्या एंट्रीज करेंगे, क्या होगा? ठीक है, अब हमारे पास बिल्डिंग फंड आ गया, हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग फंड अकाउंट भी लिख सकते हैं हम, बिल्डिंग फंड अकाउंट। ठीक है, 10 लाख रुपए, कोई इशू नहीं है। अब हमने खर्चा किया 8 लाख रुपए ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो जब बिल्डिंग पे खर्चा करेंगे तो क्या वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यानी हमारी बिल्डिंग क्रिएट हो रही है इसके साथ साथ, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट 8 लाख रुपए, ठीक है। इसका मतलब बैंक में से 8 लाख निकले और बिल्डिंग में चले गए, क्योंकि बिल्डिंग अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए हमने बिल्डिंग के साथ ब्रैकेट में लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। इस पे अभी और भी खर्चा होना बाकी है, ठीक है। तो सर हमने ये बिल्डिंग फंड में से माइनस करके कैपिटल फंड में क्यों ऐड किया? क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग भी आ गई, ठीक है, बिल्डिंग भी आ गई है। बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग होती है कैपिटल एसेट। इसका मतलब अब ये जो 8 लाख था ये कैपिटल फंड का ही पार्ट बन गया है। इसका ओनर कौन होगा? ट्रस्ट होगा बिल्डिंग का, इसीलिए अब ये कैपिटल फंड का पार्ट बन गया। क्या एंट्री हुई इसकी? इसकी एंट्री हुई बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड अकाउंट, ठीक है। हमने अपनी एनपीओ की कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर दिया। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, और किस किस को समझ में नहीं आया बेटा? मेरे को भी नहीं आया कैपिटल फंड में क्यों गया वो। कोई बात नहीं, कैपिटल फंड में क्यों जाएगा ये नहीं आया समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें 11th में सीखनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं सीखी, या फिर सीखी भी है तो हम भूल चुके हैं। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? बोलो। मृदुला बेटा ट्राई करोगे, क्या होते हैं कैपिटल एसेट्स? अस्मी बोलो, क्या होते हैं कैपिटल एसेट्स? इसकी प्रॉपर्टी मतलब टैंजिबल या इंटेंजिबल भी हो सकती है, बट प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेस को, मतलब बिजनेस की होती है। एक बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स को कैपिटल एसेट्स भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल एसेट क्यों बोलते हैं हम उसको? क्योंकि हमारी कैपिटल का मैक्सिमम पार्ट किस में इन्वेस्टेड होता है? फिक्स्ड एसेट्स में, इसलिए हम उनको कैपिटल एसेट्स भी बोलते हैं। फिर से समझो इसको। अभी हमने कुछ क्लासेस पहले समझा था कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है वो होता है सोर्स ऑफ फंड, कि हमने हमारे पास फंड्स कहाँ से आए। एसेट साइड शो करती है कि इस फंड को हमने किस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ बैंक में पड़ा हुआ है, कुछ बिल्डिंग में, कुछ डेटर्स में, कुछ स्टॉक में, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस में। तो एसेट्स क्या शो करते हैं कि हमने जो लायबिलिटीज से पैसा अरेंज किया, फंड अरेंज किया, उसको हमने एसेट्स में किस तरह से इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो लायबिलिटीज का सारी इन्वेस्टमेंट, इसीलिए यही रीजन होता है कि लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटल एसेट्स, अब मुझे बताओ कैपिटल यानी फिक्स्ड एसेट्स बहुत महंगे होते हैं हमारे, तो कैपिटल का बड़ा पार्ट कहां पर इन्वेस्टेड होगा? फिक्स्ड एसेट्स में होगा, इसलिए हम इनको कैपिटल एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होता है हमारा, तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग फंड था, बिल्डिंग फंड में से 8 लाख हमने खर्चा माइनस कर दिया, लेकिन क्या ये खर्चा खत्म हो गया? क्या ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये जो हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, ये हमारा कैपिटल बोल सकते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाए, और या फिर जिससे हमारे एसिड क्रिएट हो जाए या फिर एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। इसलिए हमने जो 8 लाख माइनस किया है वो एक्चुअल में 8 लाख खत्म नहीं हुआ है, वो अब कैपिटल का पार्ट बन गया है, फंड का पार्ट नहीं रहा। ठीक है, ये फंड का पार्ट नहीं रहा 8 लाख, क्योंकि ये बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये कैपिटल का पार्ट बन गया है, इसीलिए कैपिटल में हमने ऐड किया है। भाई रहेगा तो बिजनेस में ही ना 8 लाख। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में क्या होता है? टूर्नामेंट किया, खर्चा हुआ, वो खत्म हो गया, कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ उसके अगेंस्ट, इसलिए हम डायरेक्ट खर्चा माइनस कर देते हैं उसमें से। लेकिन
ये जो खर्चा है ये तो बिजनेस में ही रहा ना, ये फंड कन्वर्ट होके क्या हो गया, इसके पैसे को कन्वर्ट करके हमने बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये कैपिटल का पार्ट हो गया, इसलिए हमने इसको फंड में से हटाया और कैपिटल में ट्रांसफर किया है। अब बोलो बेटा, कुछ आया समझ में? Yes, sir. गीतिका? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। Yes, sir. तो जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारी कैपिटल का पार्ट ही हो जाता है। अच्छा, एक चीज और इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ। अब हमने क्या किया, देखो प्रोसेस क्या था इसमें, कैपिटल एसिड बनाने का या फिर फिक्स्ड एसिड बनाने का प्रोसेस क्या था। हमने पहले डोनेशन रिसीव की, एक फंड बनाया, ठीक है, फंड बन गया हमारा। अब इस फंड से हमने एसेट बनाया, ठीक है, इसीलिए ये पैसा पहले फंड में था, फिर बाद में जब ये एसेट में कन्वर्ट हुआ तब ये गया कैपिटल फंड में। अगर हम कोई फंड नहीं बनाते तो हम क्या करते, तो हम इस डोनेशन को कहाँ पर डालते, हम इसको डालते इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाता तो हमारा सरप्लस आ जाता, वो सरप्लस कहाँ पे जाता, कैपिटल फंड में तो जाता। अगर ये 10 लाख रुपए, अगर ये 10 लाख रुपए हम फंड में डालने के बदले हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करते तो ये हमारी इनकम हो जाता। इनकम होने का मतलब हमारा सरप्लस 10 लाख से इंक्रीज हो जाता, फिर वो सरप्लस अल्टीमेटली हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो 10 सर लाख अगर में ये तो जनरल डोनेशन होता नहीं तब नहीं, जाता ना देखो इनकम एक्सपेंडिचर में। फिर से समझो हमारा प्रोसेस क्या है इसमें। एनपीओ में थोड़ा सा अकाउंटिंग में डिफरेंस हो जाता है। क्या डिफरेंस होता है, अभी हमारे पास डोनेशन आई, ठीक है, डोनेशन को एक ऑप्शन ये था हमारे पास कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दें, ठीक है, एक ऑप्शन ये था कि हमने फंड बना दिया, ठीक है। चलो, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से हमारा सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा, ये सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सरप्लस कहां पर जाएगा, सरप्लस चला जाएगा कैपिटल फंड में। तो ये जो 10 लाख रुपए थे, अगर हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते तो सरप्लस भी हमारा 10 लाख से इंक्रीज कर जाता, तो कैपिटल फंड भी तो 10 लाख से इंक्रीज होता ना, ये पैसा कैपिटल फंड में चला जाता अल्टीमेट। लेकिन अब हमने दूसरा रास्ता चूज किया है। वो रास्ता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है पहले फंड बनाओ, अब इस फंड से बिल्डिंग बनाओ, और जैसे ही बिल्डिंग बने इस फंड को कहाँ ट्रांसफर कर दो, कैपिटल फंड में। जैसे ही बिल्डिंग बन जाए इस पैसे को कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो, तो देखो फर्क कुछ नहीं पड़ा। अगर हम इसको स्पेसिफिक डोनेशन मान रहे हैं तो ये फंड में ट्रांसफर होने के बाद अल्टीमेटली कैपिटल फंड में ही जाएगी। अगर हम इसको जनरल डोनेशन मानते हैं तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू सरप्लस की फॉर्म में कैपिटल फंड में जाएगा, अल्टीमेटली जाएगा ये कैपिटल फंड में। यही रीजन है कि हमने जैसे ही बिल्डिंग पे जितना खर्चा किया हमने उतना अमाउंट कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. So yes, Yes, sir. जैसे ही हम बिल्डिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे 2 लाख रुपए और खर्च कर देंगे तो ये 2 लाख बचा हुआ फंड भी कैपिटल फंड में चला जाएगा। देखो सिंपल है ना, जब बिल्डिंग बन जाएगी पैसे खर्च हो जाएंगे तो बिल्डिंग फंड तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग आ चुकी है, एक फिक्स्ड एसेट आ चुका है, तो सर, इसलिए ये कैपिटल सर फंड एक में बात जाएगा। पूछनी है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर 2 लाख अगर ये चला जाएगा तो बेसिकली वो जाएगा नहीं, वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, बस वो रहेगा वहीं पे। हाँ रहेगा वहीं पे ही, क्योंकि अब वो फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो गया, अब वो लाइबिलिटी नहीं रहा, रियल लाइबिलिटी नहीं रहा। फंड का मतलब है ट्रस्ट के ऊपर या एनपीओ के ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको काम करना है, अब काम हो चुका है तो वो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं रहा,
अब वो कैपिटल का पार्ट बन गया। ठीक है, चलो अब Yes, इसके हम एक बार क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें इसके दिए हुए हैं। चलो तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर चलते हैं हम डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सबको विजिबल है बेटा क्वेश्चन नंबर 15? yes sir. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बताना है? शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विद while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2021 for a non for profit organization। ठीक है, केस 1, expenditure on construction of pavilion is rupees 6 lakh। The construction work in progress in and has not yet completed। Capital fund as at 20 लाख है। ठीक है, हमारे पास कैपिटल फंड 20 लाख है और हम 6 लाख रुपए पवेलियन पर खर्च कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन बताएगा? सर कैपिटल फंड तो लाइबिलिटीज में लिख देंगे और सर जो 6 लाख हमने एक्सपेंडिचर कर दिया उसको वर्क इन प्रोग्रेस में एसेट्स में लिख देंगे। अब देखो हुआ क्या, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखो। इसमें हमें ये नहीं कहा हुआ कि हमने कोई पवेलियन फंड बनाया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने कोई भी पवेलियन फंड नहीं बनाया हुआ था, यानी हमने डोनेशन रिसीव नहीं की इस फंड, इस पवेलियन के लिए। हमने अपने पैसे से, यानी एनपीओ ने अपने पैसे से कंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या होगा, तो इस तरह से इसकी अकाउंटिंग होगी। कैपिटल फंड आ जाएगा यहाँ पर। कैपिटल फंड कितना था, ये था हमारा 20 लाख रुपए कैपिटल फंड आ गया। ठीक है, और जो खर्चा बिल्डिंग पर हुआ है यानी पवेलियन पर हुआ है उसको हम लिखेंगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपए। सिंपल, इस तरह से हमने शो कर दिया। ठीक है, कोई हमारे पास पवेलियन फंड नहीं है, कोई हमें बैंक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए बस ये दो चीज दी हुई है, दोनों को हमने शो कर दिया। हाँ बोलो अगर सीएम। पवेलियन फंड दे रखा होता तो फिर वो लेस हुआ था ना, या ये एक्सपेंस लेस हुआ था फिर? अगर पवेलियन फंड दिया होता तो वो लेस होता है, वो हम अभी नेक्स्ट केस जो है हमारा उसके अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस करते हैं। चलो केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख, सेम है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। पवेलियन फंड एज एट 31st मार्च 2020। पवेलियन फंड भी हमें दिया हुआ है 10 लाख रुपए का। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, 10 लाख रुपए का, और कैपिटल फंड है 20 लाख रुपए का। अब क्या होगा, चलो देखते हैं। अब हमारे पास कैपिटल फंड है, कितना है? 20 लाख 10 रुपए है। हमारे पास पवेलियन फंड भी है, कितना है? 10 लाख रुपए। ठीक है, अब हमने 6 लाख रुपए पवेलियन पे खर्च कर दिया, तो क्या होगा, सबसे पहले तो पवेलियन आ जाएगा। पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस 6 लाख। अब ये जो खर्चा हुआ ये माइनस हो जाएगा हमारा किस में से, पवेलियन फंड में से, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 4 लाख। और ये 6 लाख कहाँ पर ट्रांसफर होगा पवेलियन फंड में से? कैपिटल फंड में, ये हो जाएगा 26 लाख। समझ में आया बेटा सबको? यस यस Yes, sir. गीतिका, मनीत, वंश, Yes, अक्षत, sir. सब यस ठीक है। अब ये कैपिटल फंड में हम क्यों ऐड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, वो हमारी कैपिटल का पार्ट बन गया है, वो खर्चा कंज्यूम नहीं हुआ है। कंज्यूम होने का मतलब खर्च किया और वो खत्म हो गया।
हमने इसमें कंजप्शन नहीं किया, हमने एक तरह की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने एसेट क्रिएट किया है। एक्चुअल में ये खर्चा नहीं है, इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 3। केस नंबर 3 बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। Pavilion fund as at 31st March 10 lakh, capital fund on the same date was 20 lakh. Donation received for pavilion on 1st January 2021 कितना है? 5 लाख रुपए डोनेशन भी रिसीव हुआ है इस केस में। तो अब क्या होगा, चलो देखते हैं अब क्या होगा। तो सारा क्वेश्चन वही है सेम, कुछ नया डाटा हमें गिवन है। तो नया डाटा है हमारे पास कैपिटल फंड है 20 लाख, हमारे पास पवेलियन फंड है 10 लाख, ठीक है। अब हमने 6 लाख रुपए खर्च किया पवेलियन पर, प्लस डोनेशन रिसीव हुई। कितनी रिसीव हुई डोनेशन? 5 लाख रुपए रिसीव हुई। तो डोनेशन कहां पर ऐड हो जाएंगी? पवेलियन फंड में। कितना? 5 लाख, कोई इशू नहीं है। अब जो हमने 6 लाख रुपए खर्च किया पवेलियन पर, तो जैसे ही हमने खर्च किया तो यहाँ पर हमारे पास पवेलियन आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख, और माइनस हो गया यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो हमने कर दिया 6 लाख, और ये प्लस हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग या फिर पवेलियन 6 लाख। ये हो गया 26 लाख, और बिल्डिंग सॉरी पवेलियन फंड हमारे पास होगा 9 लाख, ठीक है। अब ये मत कहना कि बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है। बैलेंस शीट मैच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमें कंप्लीट डाटा गिवन नहीं है। सबको समझ में आया बेटा? जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट में खर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, उसका ट्रीट क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को भी? यस Yes, sir, clear. यस सर। सबको क्लियर है ना? तो अब बचे हुए क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन करोगे होमवर्क में। आज अभी हम आगे चलेंगे और अभी बहुत कुछ करना है हमें एनपीओ में। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं एनपीओ, ठीक है। क्या अभी एनपीओ स्टार्ट हो गया? नहीं, अभी तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में एनपीओ को कर रहे हैं। चलो वापस आते हैं हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम पर। तो डोनेशन हमारी 2 टाइप की होगी, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन, और हमें इसका ट्रीटमेंट भी पता चल गया। जनरल डोनेशन विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज नॉर्मल इनकम। स्पेसिफिक डोनेशन विल बी क्रेडिटेड टू अ स्पेसिफिक फंड, ठीक है। मेंबरशिप फीस पर आते हैं। मेंबरशिप फीस एनुअल होगी या फिर लाइफ टाइम होगी, ठीक है। अगर मेंबरशिप फीस एनुअल है तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज नॉर्मल इनकम। लेकिन अगर मेंबरशिप फीस लाइफ टाइम है तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब एडिड टू कैपिटल फंड, इसको हम कैपिटल फंड का पार्ट बना देंगे। क्लियर है? यस। चलो ठीक है। अगर मेंबरशिप फीस एनुअल है तो हम उसको बिल्कुल नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और ऐड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर मेंबरशिप फीस लाइफ टाइम है तो हम इसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हम इसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी है, कुछ और भी हमें समझना है। 11th क्लास में अब पता चलेगा हमने कितना अच्छे से पढ़ाई की है। 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, सबने पढ़े हुए हैं। प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अजम्पशंस होती है हम क्या चीज मानकर चलते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग हमें किस तरह से करनी है,
ये दोनों हमने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हुए हैं, एजम्पशन भी पढ़ी हुई है और प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं। तो बेटा हमारे दो प्रिंसिपल या फिर कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट था मैचिंग प्रिंसिपल, और सेकंड था एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, और इसके साथ हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये तीन प्रिंसिपल हमने पढ़े थे। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैचिंग प्रिंसिपल हमसे क्या बोलता है, क्या बताता है हमें? तो फर्म की जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फर्म की रेवेन्यू से मैच करते हैं। अच्छा, मनीत बेटा क्या बोल रही थी तुम, बोलो। Sir, it is a real-time analysis of expenses and revenue. हाँ, मैचिंग प्रिंसिपल एक्चुअल में टाइम की बात करता है, टाइम मैच करना चाहिए। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल टाइम मैच करने की बात करता है। तो मृदुला बेटा तुमने आंसर ठीक किया, लेकिन वो आधा अधूरा आंसर था। इसमें हमें टाइम मैच करना होता है। टाइम इन द सेंस, अगर हम 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 का फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इसी फाइनेंशियल ईयर का, इसी पीरियड का मुझे इनकम रिकॉग्नाइज करनी होगी, और इसी पीरियड का मुझे एक्सपेंडिचर भी लेना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इनकम इस फाइनेंशियल ईयर की लूं और एक्सपेंस मैं पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर का ले लूं। इनकम भी इसी पीरियड के बीच में अकर होनी चाहिए, अर्न होनी चाहिए, और एक्सपेंडिचर भी इस पीरियड के बीच में ही इनकर्ड होना चाहिए। ये हमें बताता है मैचिंग प्रिंसिपल। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अब सर इसमें इतना मुश्किल क्या है? ठीक है, ये तो हम अभी तक करते आ ही रहे हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर का हमें अकाउंट्स बनाने हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर की हम इनकम लेंगे, उसी फाइनेंशियल ईयर के हम खर्चे ले लेंगे। तो इसमें तो कुछ ही मुश्किल नहीं है। तो बार बार इसको को क्यों इतना बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बार बार मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम एक बार इसकी एक ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि बेटा हम इसको पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर पाते। सर अप्लाई करने में क्या मुश्किल है? जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा क्या मुश्किल है। मैचिंग प्रिंसिपल और मैचिंग कॉन्सेप्ट। It is necessary to match revenue of the period with the expense of that period to determine correct profit and loss for that accounting period। यानी जिस पीरियड का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, उसी पीरियड के इनकम और उसी पीरियड का एक्सपेंस हमें कंसीडर करना पड़ेगा। उससे बाहर के पीरियड के एक्सपेंस और इनकम को हमें इग्नोर कर देना है, उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, बहुत सिंपल है सर, आ गया समझ में? ठीक है, अब आते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमें, कौन बताएगा? Sir, मैं सर की ट्रांजेक्शन जिस ईयर में होती है उस ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें उसका पेमेंट कब हो रहा है। हाँ देखो, अब बेटा तुमने कहा कि ट्रांजैक्शन जिस ईयर में हो रही है उस ईयर में रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन नहीं, ड्यू जिस ईयर में हो रहा है, एक्रू जिस ईयर में कर रहा है, या फिर जिस, अगर इस साल हमारा एक्सपेंस एक्रू कर गया है या फिर इनकम एक्रू कर गई है, तो हमें उसको तभी रिकॉर्ड करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेमेंट और रिसीट। चाहे पैसे आए या फिर ना आए, अगर हमारा इनकम या फिर एक्सपेंडिचर एक्रू या फिर ड्यू कर गया है, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते थे। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करते थे, करते हैं। ठीक है, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कोई हम पेमेंट कर चुके हैं? नहीं, तभी तो वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन हम फिर भी इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे। क्यों?
ड्यू टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी एक्रूड इंटरेस्ट कह लो, एक्रूड कमीशन कह लो, एक्रूड इनकम, वो भी हम रिकॉर्ड करते थे ड्यू टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इनकम ड्यू हो जाए तो उसको रिकॉर्ड करो, वेदर इट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्सपेंडिचर एक्रू कर जाए तो उसको रिकॉर्ड करो, एक्सपेंडिचर ड्यू हो जाए तो उसको रिकॉर्ड करो, वेदर इट इज पेड और पेबल। ये तीनों कॉन्सेप्ट बेटा सबको क्लियर है अच्छे से? सर हाँ सर, आपने थर्ड नहीं बताया अभी। क्या नहीं बताया मैंने अस्मी? सिर्फ आप कह रहे तीनों क्लियर हो गए, आपने थर्ड नहीं बताया अभी। थर्ड बेटा रेवेन्यू के लिए और ये एक्सपेंडिचर के लिए है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ड्यू हो जाए तो रिकॉर्ड करो, ये बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और रेवेन्यू ड्यू हो जाए तो उसको रिकॉर्ड करो, ये बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। चलो, अब सर ये तो बहुत इजी है, मैं इसको धीरे धीरे क्यों कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, हम कंफ्यूज कर जाएंगे, और 6 नंबर हमारे इसी 3 कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट करने से पहले हमारे पास टाइम अभी कम है, तो एक बार डिस्कनेक्ट करो क्लास और फिर से ज्वाइन करो।